नमस्ते। बातचीत के हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं, अखिल स्वामी सर हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत सर। हम लगातार ये देख रहे हैं सर कि हालात किधर जा रहे हैं। भारत में गैस की लंबी लंबी लाइनें देखी जा रही हैं, उन लाइनों पर पुलिस का लाठीचार्ज भी देखा जा रहा है और दूसरी तरफ सरकार की लफ्फाजी भी देखी जा रही है। सरकार में बैठे हुए लोग सीधे सीधे बार बार लगातार ये दावा कर रहे हैं कि नहीं नहीं, इस देश में सब कुछ बेहतरीन है और सब कुछ अंडर कंट्रोल है, हम प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फलाना ढिमका। और अब तो नेहरू जी भी आ ही गए हैं फाइनली। खुद प्रधानमंत्री ने जिक्र कर दिया है कि लाल किले के भाषण से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में युद्ध चल रहा है, इसलिए भारत में महंगाई बढ़ रही है। और कांग्रेस को ये समझ में नहीं आ रहा है, कांग्रेस जो है वो झूठा प्रचार करने में लगी हुई है। तो ये सारी कहानियां चल रही हैं सर। शुरू मैं सीधे तौर पे समझना ये चाहता हूं कि वास्तव में क्या जो दिख रहा है वो सच है या जो बताया जा रहा है वो सच है। देश में गैस की किल्लत है भी या सब गुबार है? जय संविधान। देखिए, जहां तक मेरा विश्लेषण कहता है, गैस की कोई दिक्कत नहीं है, कोई किल्लत नहीं है, लेकिन ये क्रिएट की गई है। और ये क्रिएट अपोजिशन ने नहीं की है, ये मीडिया ने नहीं की है, ये भारतीय जनता पार्टी ने आपदा में अवसर देखते हुए की है। और उसके जो मिसिंग लिंक्स हैं वो भी सामने आ रहे हैं। देखिए, आपको रामप्रकाश जी पता है कि अगर ओमान से या कुवैत से कहीं से भी अगर गैस डिस्पैच होती है तो उसको 22-23 दिन भारत के अंदर पहुंचने में लगता है। अच्छा, समस्या कहां पे है? गैस की समस्या कहां पे है? भारत के अंदर है या जो ओरिजिनल सोर्स है वहां पे है? तो मानी बात है कि जो समस्या है वो ओरिजिनल सोर्स पे है, जहां से डिस्पैच होती है। अच्छा, डिस्पैच होने में समस्या है तो 22 दिन का टाइम लगता है उसको यहाँ पहुंचने में। तो समस्या जो पहुंचनी चाहिए थी हमारे देश के अंदर, वो 22 दिन के बाद पहुंचनी चाहिए थी। ये भी बात बहुत सही है कि जो हमारे यहाँ रिफाइनिंग प्लांट्स हैं, चाहे मथुरा में हो चाहे जामनगर में हो, वहां से भी गैस का उत्पादन होता है। अच्छा, तेल के अंदर अभी समस्या नहीं आई है, समस्या कहां आई है? गैस के अंदर आई है। और ये 22 दिन के बाद आनी चाहिए थी, जो 3 दिन के बाद आ गई है। स्कैरिसिटी क्रिएट हो गई, कमर्शियल गैस आपने बंद कर दी, दाम आपके बढ़ा के आपने मान लिया कि स्कैरिसिटी है। उसके बाद लोगों के साथ धोखाधड़ी शुरू हो गई। भाई, आपने गैस बुक कराई 2 महीने पहले और आपको गैस मिली नहीं। जब पता चलाने गए तो पता चला गैस हैज बीन डिलीवर्ड टू यू। और ये आप देख रहे हैं, जब ये गोदी मीडिया भी दिखा रहा है और सोशल मीडिया भी दिखा रहा है, जो भी फील्ड में जा रहा है लोगों को कहा जा रहा है कि आपको गैस डिलीवर हो गई, जबकि उसको गैस डिलीवर नहीं हुई। इसका मतलब यह है कि एक आर्टिफिशियल स्कैरिसिटी। अच्छा, कौन कौन इसमें बेनिफिशियरी हुए? फायदा किस किस को हुआ? अभी तक तो हम सोच रहे हैं नुकसान किसका हुआ, फायदा किस किस का हुआ। देखिए, पहला फायदा तो उन लोगों को हुआ जो इंडक्शन चूल्हा बनाते हैं। 3 गुने 4 गुने दाम पे उनका माल बिक रहा है, लाइन लगी हुई है, अवेलेबिलिटी नहीं है, पुराना माल निकाला जा रहा है, सारा पुराना माल निकल गया, उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए कमा लिए। इसके बाद होर्डर्स ने पैसा कमाया, जमाखोरों ने पैसा कमाया। अच्छा, ये होर्डर जमाखोर कौन है? जो सरकार सूत्रों के पास हैं, जिन्हें पता है स्कैरिसिटी क्रिएट होगी लेकिन 22 दिन के बाद होगी, अभी नहीं होगी। लेकिन उन्होंने कहा कि फायदा क्या होगा, उन्होंने इसी 22 दिन के अंदर पैसा कमाना शुरू कर दिया। और उसके बाद भीषण रूप से कालाबाजारियों ने, अच्छा, कालाबाजारियों को रोकने का काम किसका है? जैसे अब तो सरकारी तंत्र भी कह रहे हैं कि कालाबाजारी हो रही है और हम इस पे कठोर कार्रवाई करेंगे। ये रोकने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू का नहीं है, राहुल गांधी का नहीं है, ये काम सरकार का है। सरकार खुद मान रही है कि कालाबाजारी हो रही है, इसलिए एक आर्टिफिशियल स्कैरिसिटी क्रिएट की गई है। जो मुझे, अच्छा, फिर एक नई खबर और उड़ी कल, आपने देखा होगा, प्रेस विज्ञप्तियां सरकार की तरफ से कहा गया, सरकार की तरफ से कहा गया कि अगर आपको एलपीजी की परेशानी है तो पाइपलाइन गैस ले लीजिए, पीएनजी ले लीजिए। अब देखिए, यहीं पे एक सूत्र छिपा हुआ है। पीएनजी, अगर हमारे घर में तो पीएनजी है, पीएनजी किसकी है? अडानी गैस की है। बड़ी बड़ी गैस सप्लाई कंपनियां कौन कौन सी हैं? इंद्रप्रस्थ गैस है जैसे हमारे दिल्ली में, या अडानी गैस है। अडानी गैस आप जानते हैं बहुत बड़ी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिसमें अडानी जी का बहुत बड़ा स्टेक है। अगर पीएनजी लोगों ने ले ली, इसका माने स्कैरिसिटी क्यों क्रिएट की गई कि आप एलपीजी आपको नहीं मिल रही है लेकिन पीएनजी मिल जाएगी, और पीएनजी में दाम भी बढ़ा दिए कि पीएनजी आपकी 24 घंटे के अंदर इंस्टॉल हो जाएगी। और उसके बाद
ये कहां से आप कराएंगे? आप अडानी गैस से कराएंगे। अडानी गैस के ऊपर आप पूरी तरह से निर्भर हो जाएंगे। अडानी गैस जो भी दाम बढ़ाएगी आपको करना पड़ेगा, जो भी बिल बना के भेजेगी आपको करना पड़ेगा। जैसे आज हमारे साथ होता है भाई, एलपीजी सिलेंडर में तो तब भी एक कानूनी प्रावधान है कि जब आपके घर में सिलेंडर वो डिलीवर करने आए तो आप उसको तुलवा के देख सकते हैं। अब मान लीजिए मेरे घर में मैंने कंज्यूम की गैस अडानी गैस की 1,000 रुपए की और 3,000 का बिल आ जाएगा तो मैं क्या कर लूंगा? मेरे पास कौन सा ऐसा स्रोत है या लीगल ऑप्शन है कि मैं चेक करके बताऊं कि मैंने इतनी गैस कंज्यूम नहीं की है, आपने जो कहा है उतनी गैस? तो मानी बात है कि अडानी जी की बात माननी पड़ेगी। अगर मैं अडानी जी की बात नहीं मानूंगा, मेरा पाइप कनेक्शन काट देंगे और मैं खाना बनाने से मरहूम हो जाऊंगा। तो ये बेसिकली एक आपदा में अवसर ढूंढा गया है। 22 दिन तक कोई समस्या क्रिएट होने का कोई प्रश्न नहीं था और ये आर्टिफिशियल स्कैरिसिटी क्रिएट करके, देखिए आपको याद होगा जब नोटबंदी हुई थी तब भी ऐसी स्थिति बनी थी। किसने फायदा उठाया था? आपको पता होगा, अगर आपको कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट दोस्त हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स उस समय ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करने का 30% चार्ज कर रहे थे। मगर आपके पास 1 करोड़ का पुराने नोट हैं तो 1 करोड़ के नोट दीजिए, वो उसे एक्सचेंज करा देंगे, आपको 70 लाख रुपए मिलेंगे। 30 लाख रुपए वो कमा लेगा, फिर वो किसको कितना देता है वो उसके बीच की बात है। ये खुलेआम बात हो रही थी। इसका माने बिचौलियों ने नोटबंदी में भी फायदा उठाया था। यही बात कोविड में हुई थी। गैस भी कई कई गुने दामों में बिकी थी, दवाइयां भी कई कई गुनों दाम में बिकी थी, बिचौलियों ने पैसा कमाया था। ये बिचौलियों के लिए आपदा में अवसर है और अब इसमें राष्ट्रीय स्टेट का भी प्रवेश हो गया है कि एलपीजी नहीं मिल रही है तो आप पीएनजी ले लीजिए, पीएनजी में जो भी बिल अडानी जी आपको बना के देंगे वो आपको लेना पड़ेगा। ये आर्टिफिशियल स्कैरिसिटी है, लेकिन ये आर्टिफिशियल स्कैरिसिटी सरकारी सूत्रों द्वारा बनाई गई है और इसलिए बनाई गई है कि बिचौलियों को, जमाखोरों को फायदा हो। जी, अब जमाखोर बिचौलिया और दिखावा कुछ और हो रहा है। प्रधानमंत्री सहित पूरी सरकार कुछ और बता रही है। वह आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 लागू करके और जमाखोरों को ऊपर जो है वो टाइट करने की बात कही जा रही है। तमाम जगहों पर छापेमारी का दिखावा किया जा रहा है। अब जब अडानी साहब के लिए अगर सब कुछ करना है तब तो फिर निश्चित तौर पे ये जायज है और इसमें मुझे लगता है कि कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए देश के लोगों को। सभी को पाइपलाइन का कनेक्शन ले लेना चाहिए और फिर मनमाना बिल, जैसा बिल आता जाए वैसा भरते जाइए, नहीं तो फिर भुगतिए। खैर सर, ये जो हालात बने हैं इस समय हम देश में देख रहे हैं, एक तरफ सरकार है, दूसरी तरफ विपक्ष है। विपक्ष उन मुद्दों पर संसद के अंदर चर्चा चाहती है, लेकिन सदन में किसी तरीके से इस चर्चा को सरकार रोकना चाहती है। अब तो ओम बिरला साहब की वापसी भी हो गई है। क्यों विपक्ष जो है अड़ा हुआ है इस मामले पर कि नहीं सदन के अंदर चर्चा हो? हम जरा ये समझ ले, फिर उसके बाद हम युद्ध की तरफ चलेंगे और वैश्विक बात करेंगे। देखिए सीधी सी बात है, सदन है किस लिए? ये सदन में हम लोगों को चुन के किस लिए भेजते हैं? या हम ये सुनने के लिए भेजते हैं कि मेरा 56 इंच का सीना है, एक अकेला सब पर भारी, या जो मंत्री आए वो एक रिटेन स्टेटमेंट पढ़ के चले जाएं, कोई प्रश्नोत्तर ना हो, कोई जवाबदेही ना हो? भाई जो प्रश्न हम पूछना चाहते हैं, जनता की तरह पूछना चाहते हैं, सत्ता पक्ष से पूछना चाहते हैं, क्योंकि हम सदन के अंदर नहीं है, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं जिनका कर्तव्य है कि हमारे प्रश्नों का जवाब ढूंढे। अगर प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि अनिल अंबानी को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया, अनिल अंबानी के बारे में जब एप्स्टीन फाइल में संदर्भ आ गया कि वो एक स्वीडिश गर्ल का इंतजाम कर रहा था और वो एप्स्टीन के क्लोज कांटेक्ट में था और वो बहुत सारी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करा रहा था और एक फ्रॉड कंपनी डिक्लेयर हो गया है। भाई अगर मेरी आपकी कंपनी फ्रॉड कंपनी डिक्लेयर हो जाए तो कितने घंटे लगेंगे अरेस्ट होने में, बताइए जरा राम प्रकाश जी। और ये वो कंपनी है जिसमें लाखों करोड़ों रुपए लोगों के शेयर मार्केट में रेस किए गए थे और उसके बाद फ्रॉड किया गया था, बैंकों से लाखों करोड़ों का लोन लिया गया था, लोन माफ हुए थे, उसके बाद फ्रॉड कंपनी डिक्लेयर हो गई, उसके बाद उनको राफेल का एसोसिएट भी बनाया गया, फिर उनको एप्स्टीन फाइल में स्वीडिश गर्ल का इंतजाम कर रहे थे, अरेस्ट नहीं हुए। तो क्या ये हम अपने लोकसभा के सांसद से ये नहीं जानना चाहेंगे या उसे कॉलर पकड़ के नहीं पूछेंगे कि पार्लियामेंट के अंदर जो मेरे दिमाग में प्रश्न उठ रहे हैं कि अनिल अंबानी साहब अरेस्ट क्यों नहीं हुए, तुम्हें पूछना पड़ेगा। और क्या उसका कर्तव्य नहीं कि पूछे? क्या मेरा यह अधिकार नहीं है अपने रिप्रेजेंटेटिव से जानना कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीट में हमारे देश की इतनी ज्यादा बदनामी हुई
और उसके अंदर गलगोटिया यूनिवर्सिटी के लोगों ने हमारे देश की भद पीटी और पूरे विश्व के अंदर हम मजाक के पात्र बन गए, तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी अभी तक चल क्यों रही है? और वहां के रजिस्ट्रार और वहां के वाइस चांसलर और प्रो वाइस चांसलर और चांसलर अरेस्ट क्यों नहीं हुए? क्या हमारा ये आप ठीक है मत कीजिए अरेस्ट, लेकिन प्रश्न तो पूछने दीजिए। लेकिन सरकार क्या करना चाहती है? सरकार प्रश्नों का जवाब देने के बजाय उन्होंने 4 PM को बंद कर दिया। भाई देखिए, गोद आप जानते हैं, आप तो देखते नहीं होंगे, लेकिन मैं भी नहीं देखता, लेकिन पता तो चल ही जाता है ना। गोदी मीडिया भी अपने चैनल्स में ईरान के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को, अमेरिका के लोगों को, प्रो ट्रंप और एंटी ट्रंप वालों को डिबेट में बुलाता है। और यहां तक खबरें हैं सोशल मीडिया के अंदर कि पाकिस्तानी गेस्ट को पैसे देता है और भारत को गाली दिलवाता है, उनके चैनल बंद नहीं होते। लेकिन अगर यूट्यूब चैनल ये पूछ लेगा कि पुलवामा में जांच क्यों नहीं हुई, पहलगांव में जांच क्यों नहीं हुई, और वहां पे शहीद क्यों हुए हमारे देश के लोग, और आगे नहीं होंगे, इसकी क्या है, तो आपके चैनल को बंद करा देंगे, क्योंकि करोड़ों लोग आपको देखते हैं। तो अब आप ये बताइए, क्या हमारा अधिकार नहीं है पूछने का? या पार्लियामेंट के अंदर अगर कोई प्रश्न पूछता है कि 4 PM को आपने क्यों बंद किया, 1 साल पहले आपने बंद किया था, कारण बिना बताए बंद किया था, जब सुप्रीम कोर्ट में केस गया आपने उसको वापस ले लिया, क्या वही करने वाले हैं, या इसके बाद बाकी यूट्यूब चैनल्स को भी बंद करने वाले हैं? तो ये प्रश्न तो हमारे अधिकार हैं और ये कर्तव्य है, वहां भी जो हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठा हो, प्रश्न पूछे, उनका जवाब हम तक पहुंचाए। बिल्कुल। सर, अब ये जो हालात युद्ध के बन रहे हैं, जिस तरीके जो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध में जो नए बदलाव हम देख रहे हैं, अमेरिका के ऊपर क्या दबाव ज्यादा बढ़ रहा है? क्योंकि अब अमेरिका एक तरफ, जहां अमेरिका इजराइल की तरफ से जो है वो सीधे बच्चों के स्कूल पर हमला किया गया, हमने देखा, फिर आवासीय क्षेत्रों में हमला किया गया, जब जवाब में ईरान ने भी इजराइल के अंदर कई सारे क्षेत्रों में हमले किए। अब उसके बाद अमेरिका ने एकदम से जो है ईरान के तेल ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए हैं, सीधे तौर पर वो तेल को टारगेट करना शुरू कर दिया है। ऐसा नहीं लग रहा है जैसे ईरान का जो रिटेलिएशन है उसके चलते अब ट्रंप पे इतना ज्यादा दबाव बढ़ गया है कि एनी हाउ ट्रंप चाहते हैं कि ईरान जल्दी से जल्दी जो है वो सरेंडर कर दे, लेकिन ईरान ऐसा करता हुआ दिख नहीं रहा है। भाई देखिए, ईरान के पास तो एक प्रकार से जिस स्थिति में आज है, उससे नीचे जाने की स्थिति तो कोई है नहीं। दे हैड नथिंग टू लूज नाउ, बिकॉज उनके जो आयतुल्ला थे उनका मर्डर कर दिया गया, उनके 40 कमांडर्स का मर्डर कर दिया गया। आयतुल्ला के और इस रिजीम के खिलाफ जो लोग थे, आज वो रिजीम के साथ खड़े हो गए और ईरान पूरी तरह से एकजुट है। ये भी बात बिल्कुल सही है कि ईरान जिस प्रकार से रिटेलिएट कर रहा है, उसमें कारण यह है कि उसको रूस और चीन का खुला समर्थन मिल रहा है, और जिस प्रकार से अमेरिका के युद्धवामक विमानों को वो गिरा रहा है। भाई ये तो लड़ाई उस प्रकार की है ना कि ये मैच हो रहा है ब्राजील का और लखनऊ की नरही टीम का फुटबॉल का मैच, और एक गोल से हार गया नरही। अरे यार, नरही की टीम अगर मान लीजिए ब्राजील की टीम को एक गोल से ही हारती है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो ईरान अगर पलट के वार कर रहा है, अब यूएई का आपने खबर सुनी होगी, यूएई ने कह दिया है कि हमारे बेसिस से ईरान के ऊपर अटैक नहीं होगा, क्योंकि ईरान ने पहले ही ये चेतावनी दे दी थी कि जहां जहां से हम अरब कंट्रीज पे अटैक नहीं करना चाहते, लेकिन जहां जहां से अमेरिकन बेसिस से हम पे अटैक होगा, वहां हम काउंटर अटैक करेंगे। तो देखिए, फायदा किसका है इसमें? एक गुंडई की, एक आप चाहते थे कि आपकी हनक बनी रहे, अमेरिका की और इजराइल की हनक बनी रहे। उस हनक को बनाने के लिए आप पूरे विश्व को थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ झोंक दिया, और रूस और चीन को यह मौका दे दिया कि वो इजराइल को सब खत्म कर दिया। अच्छा, क्या चक्कर है? ये सबको पता है कि अमेरिका 10-11 हजार किलोमीटर दूर बैठा हुआ है, ईरान उस पर अटैक कर नहीं सकता, या करेगा भी तो बहुत ज्यादा डैमेज नहीं कर पाएगा। तो सारा का सारा एमिनेशन जो उसका है वो इजराइल पे टूट रहा है। इजराइल ने बिल्कुल एक बंदिश लगा दी है कि इजराइल के अंदर की घटनाओं की कोई भी फोटो या वीडियो बनाएगा, 5 साल की जेल हो जाएगी। अब ये भी खबर करीब करीब पुष्ट हो गई है कि नेतन्याहू का डेथ हो गई है। लेकिन सफरर कौन है? सफर कौन कर रहा है? भाई हमारे हमें कोई लेना देना था ही नहीं, हम न लड़ाई में थे, ना हम इधर थे, ना हम उधर थे। और सबसे ज्यादा देश में अगर विभीषिका किसी देश के अंदर हो रही है तो भारतवर्ष के अंदर हो रही है। भाई ईरान के अंदर तो तेल की कोई कमी है नहीं, अरब कंट्रीज में भी नहीं है, रूस में भी नहीं है, अमेरिका में भी नहीं है।
कभी कहां पे है, चीन और भारतवर्ष के अंदर। चीन को रूस से पूरा तेल मिल रहा है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस है उसके अंदर से भी उसके शिप्स आ रहे हैं, हमारे शिप्स को आने में परेशानी हो रही है। एक शिप बड़ी मुश्किल से आ गया था, अपनी चालाकी से तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गोदी मीडिया ने दिखा दिया कि जैसे ईरान ने रास्ता हमारे लिए खोल दिया, जो बाद में प्रूव हो गया कि नहीं। बल्कि सोशल मीडिया तो ये भी दिखा रहा है, अब पता नहीं वो सच है कि झूठ है, कि ईरान के ने ये कह दिया है जब तक मोदी जी देश के प्रधानमंत्री भारत के हैं तब तक हमारी दोस्ती भारत से संभव नहीं। आई एम नॉट सर्टिफाइंग इट, व्हाट आई एम सीइंग इन द सोशल मीडिया, आई एम ओनली रिपोर्टिंग दैट। तो प्रश्न यह है कि आपने आपका मकसद क्या था? अब आपको पता है रिजीम चेंज तो होती नहीं वहां पर, कब्जा आपका होता नहीं, क्योंकि कब्जा अगर हो गया, रूस चीन को भी पता है, उसके बाद सब कुछ अमेरिका के अधीन हो जाएगा और अमेरिका इस वर्ल्ड का गुंडा बन जाएगा, दादा बन जाएगा। और भारत जो है इतनी असहाय स्थिति में हो गया है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से तेल दे रहा है बांग्लादेश को भी, उनके भी शिप्स आ सकते हैं, चीन के आ सकते हैं, रूस के आ सकते हैं और बांग्लादेश के आ सकते हैं। अच्छा, अमेरिका भी बांग्लादेश को सुविधा दे रहा है, वो मोस्ट फेवर्ड नेशन का भी उसे फायदा दे रहा है, जो पाकिस्तान को भी दे रहा है, नेपाल को भी दे रहा है, बांग्लादेश को भी, भारत को नहीं दे रहा है। तो बांग्लादेश को कॉटन का भी उसे एडवांटेज है, स्टेट ऑफ हार्मोस से। वो बताइए, बांग्लादेश हमसे बेटर पोजीशन पे है कि नहीं? अमेरिका भी उसको फैसिलिटीज दे रहा है, ईरान भी फैसिलिटी दे रहा है हमें, ईरान भी फैसिलिटी नहीं दे रहा और अमेरिका भी फैसिलिटी। अमेरिका ने बताइए क्या फैसिलिटी आपको दी? कोई फैसिलिटी। अब ईरान इस बात पे मजाक उड़ा रहा है कि वो तो उल्टा अमेरिका ने ट्रेड की जांच कराने की बात कर रहे हैं, वो तो है? ट्रेड के जांच कराने की बात कर रहे हैं। वो मानी बात है, और उसमें भी उनका इशारा जो है, समझ लीजिए वो राष्ट्रीय सेट पे है। भाई आप जानते हैं, नहीं, लेकिन देखिए सर अंबानी जी तो वहां पे निवेश करने जा रहे हैं, वो तो 300 नहीं नहीं बिलियन डॉलर का निवेश वहां पर करने जा रहे हैं, तो क्या अडानी अंबानी के बीच भी ट्रम्प साहब दुराव करा रहे हैं क्या? नहीं, हो गया है दोहराव, करा नहीं रहे, हो गया। देखिए मुकेश अंबानी साहब की दो चीजों आपने नोट की होंगी, और ये ऐसा नहीं मोदी जी ने इसको बुरा नहीं माना होगा। जब अनंत अंबानी की शादी थी तो वो कार्ड लेके सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास गए थे कि नहीं गए थे? मोदी जी को बुरा नहीं माना होगा कि बेटा खाते हमारी हो और कार्ड देने पहुंच गए सोनिया गांधी क्या? तो अंबानी जी भी समझ गए थे, क्योंकि अंबानी जी भी समझ गए थे कि सारा का सारा फायदा तो अडानी जी उठा रहे हैं, हर तरफ उठा रहे हैं, तो मेरा, उन्होंने सीधे ट्रम्प से तार जोड़ लिए। अच्छा, ट्रम्प ने भी कह दिया कि ठीक है, अडानी जी को तो हमने एक जगह टाइट किया था। ये आप जानते हैं, किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट में अगर आपने ठान लिया कि इसमें कमी निकालनी है, निकाल सकते हैं। किसी के पीछे पड़ जाए तो कमी तो निकल जाएगी। अरे आप ही के पासबुक में निकल आएगी, 5,000 रुपए कहां से आया? अब भूल गए 6 साल पहले 5,000 रुपए कहां से आया था? पता चला किसी ने गिफ्ट दिया था, आपने जाके बैंक में कैश जमा करा दिया, कहेंगे 5,000 कहां से आया था? ये ब्लैक मनी है। जैसे 50,000 रुपए मिल गए थे अभिषेक मनी सिंह क्या, तो उसको ब्लैक मनी बता दिया था। तो 5,000 रुपए आपके कैश कहां से आया आप भूल गए। अब रिटर्न में हर जगह नोट थोड़ी करते हैं 5,000 कैश कहां से आए थे, आपको उठा के बंद कर देंगे मनी लॉन्ड्रिंग में। बाद में होगा कोर्ट कहेगा मनी लॉन्ड्रिंग 5,000 की थोड़ी होती है भाई, लेकिन वो बंद कर रहा है तो कर देंगे। तो अंबानी जी ने, अच्छा फिर आप कहते थे एफडीआई आएगा दूसरे देशों से, आप ही के देश का सबसे बड़ा पूंजीपति जो है अमेरिका में जाके निवेश कर रहा है। फिर आपका एक बहुत बड़ा एडवांटेज था कि आपके यहाँ रिफाइनिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, तो आप विदेश से क्रूड मंगाते थे, उसको रिफाइन करते थे, एक्सपोर्ट करके पैसा कमाते थे और डॉलर कमाते थे। अब वो डॉलर भी कमाना बंद हो जाएगा, क्योंकि अंबानी जाके अमेरिका में रिफाइनरी लगाएगा, वही तेल बनाएगा, वही रिफाइन करेगा, वो अपने मनमाने दाम पे भारत को बेचेगा। वो कहेगा बेटा क्रूड नहीं देंगे, अब तुमको हम ऑयल देंगे, और ऑयल तुम्हें फायदे में देंगे, और जितनी रिफाइनिंग मार्जिन हो तुम्हारी रिफाइनरी भी बंद करा देंगे। बिल्कुल। अब सर एक जो है, जो महंगाई वाली बात हो रही, जो मैंने मोदी जी का शुरू में जिक्र किया कि पंडित नेहरू ऐसा बताते थे, महंगाई वाली बात है एक तरफ, और दूसरी तरफ शेयर मार्केट की स्थिति है। दुनिया में जो हालात पैदा हो रहे हैं, इसमें शेयर मार्केट के को लेकर के जो परिस्थितियां अभी हम देख रहे हैं, जो गिरावट देख रहे हैं, जिस तरीके से मिनटों में लाखों करोड़ रुपए स्वाहा हो रहे हैं, हम जरा उस परिस्थिति की गंभीरता को समझना चाहते हैं आप अपने दर्शकों के लिहाज से, कि वास्तव में शेयर मार्केट में क्या हो रहा है, क्या परिस्थितियां हैं, और साथ में जो निवेशक है, खास करके आम आदमी, जो निचले और मध्यम तबके से आने वाले लोग हैं, वो क्या करें, वो इस परिस्थिति से कैसे पार पा पाए, कैसे लड़े इससे?
देखिए शेयर मार्केट में इस प्रकार के उतार चढ़ाव नॉर्मल हैं, इससे किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप शेयर मार्केट में घुसे हैं, जैसे आप मान लीजिए बॉक्सिंग रिंग में घुस जाएं और कहें कि नाक में घूसा मार दिया, अरे नाकी में घूसा मारा ही जाता है रिंग के अंदर, रेसलिंग करने जाओगे तो पटकेगा ही कोई। तो शेयर मार्केट में ये चीजें बड़ी नॉर्मल हैं, और ये ना हो तो शेयर मार्केट में पैसा कैसे कमाएं। मान लीजिए शेयर मार्केट में स्ट्रेट लाइन में चले तो पैसा कैसे कमाएंगे। हाँ, इतनी बुद्धिमानी होनी चाहिए, जैसे डाउ जोन्स ने एक सिद्धांत दिया कि मार्केट जो भी इंफॉर्मेशन आती है उसको डिस्काउंट करता है। माने एक इंफॉर्मेशन आई, मार्केट ने उसमें सोचा, पॉजिटिव थी तो मार्केट ऊपर गया, नेगेटिव थी तो मार्केट नीचे गया। इसीलिए जिगजैग मोशन होता है शेयर मार्केट का। बिल्कुल सही बात है, होता है। तो आपको ये देखना है जो इंफॉर्मेशन आई है वो इंफॉर्मेशन मार्केट एब्जॉर्ब करेगा, उस पर रिएक्ट करेगा। अब मार्केट रिएक्ट कर गया, लेकिन अब मार्केट ये नहीं कि 6 महीने तक उसी इंफॉर्मेशन पे रिएक्ट करता रहेगा, वो नई इंफॉर्मेशन की वेट करेगा, और नई इंफॉर्मेशन आएगी, पॉजिटिव नेगेटिव होगी, फिर डायरेक्शन चेंज करेगा। अच्छा, इसके बाद वॉरेन बफेट का एक और स्टेटमेंट जो शेयर मार्केट के ज्यादातर लोगों को पता है कि द मार्केट इज ग्रीडी बी पैनिकी, द मार्केट इज पैनिकी बी ग्रीडी, एंड द मार्केट इज ग्रीडी बी पैनिकी। इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, आज शेयर मार्केट में पैनिक है, और शेयर मार्केट ने ये युद्ध की विभीषिका को एब्जॉर्ब कर लिया है। अब इससे ज्यादा नेगेटिविटी एब्जॉर्ब नहीं, कितनी करेगा, 5-10% और कर लेगा। मार्केट 20 प्राइस अर्निंग रेशियो पे आ चुका है और मार्केट गिर चुका है। अब इस समय कोई सोचे कि मैं मार्केट में बेचने निकल जाऊं, अगर इस समय बेचोगे और मान लीजिए युद्ध रुक जाए, कभी ना कभी तो रुकेगा, जैसे कभी ना कभी तो सब प्राइम क्राइसिस भी सॉल्व हुई थी, कभी ना कभी तो कोविड, वरना सोच रहे थे कोविड में पूरा विश्व खत्म हो जाएगा, नहीं हुआ ना। मार्केट फिर बाउंस बैक कर गया, 40% गिर के फिर दोबारा अपने लेवल पे आ गया। जब भी ये युद्ध खत्म होगा या कोई विकल्प मिलेगा, मार्केट फिर 40-50% ऊपर चला जाएगा, फिर परेशान हो जाएंगे। देखिए मार्केट में, शेयर मार्केट में 2 कंसेप्ट समझना राम प्रकाश जी बहुत आवश्यक है, एक है अल्फा, एक है बीटा। देखिए आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए कि आप अल्फा क्रिएट करें। अल्फा का मतलब क्या होता है कि अगर मार्केट 10% गिरे और आपका पोर्टफोलियो 5% गिरे तो आपने 5% का अल्फा क्रिएट किया। अगर मार्केट 10% गिरे और आपका पोर्टफोलियो 15% गिरे तो आपने 5% का नेगेटिव अल्फा क्रिएट किया। आपका उद्देश्य ये होना, मार्केट गिराएगा तो आपका भी पोर्टफोलियो गिरेगा, लेकिन मार्केट गिरे उससे कम आपका गिरे, और जब मार्केट बढ़े तो उससे ज्यादा बढ़े, यही ऑब्जेक्टिव है आपका। करते। अच्छा, दूसरा कंसेप्ट है बीटा का। बीटा का मतलब ये होता है कुछ शेयर ऐसे होते हैं बहुत ज्यादा वोलेटाइल होते हैं, बहुत ज्यादा ऊंच नीच होती है, और कुछ शेयर्स होते हैं जो बहुत ज्यादा वोलेटाइल नहीं होते, कम वोलेटाइल, वोलेटिलिटी कम होती है, तो वोलेटिलिटी का मेजर होता है बीटा। तो मानी बात है, अब आप खुद कॉमन सेंस लगाइएगा, जब मार्केट गिर रहा हो उस समय आपके पास पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक्स होने चाहिए, जिनका बीटा कम हो, जिनमें वोलेटिलिटी कम हो। इसका माने गिरे तो कम गिरे, और जब मार्केट पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने की संभावना हो, बाउंस बैक कर रहा हो, उसके बाद आपके पास शेयर वो होने चाहिए पोर्टफोलियो में जो बीटा जिनका ज्यादा हो, जिससे वो ऊपर ज्यादा जाए। तो मार्केट 5% नीचे जाए, आपका पोर्टफोलियो 3% नीचे जाए। जब मार्केट 5% ऊपर जाए, आपका 10% ऊपर जाए, तो 8% का एडिशनल अल्फा क्रिएट कर लोगे। तो मेरे ख्याल से आप अगर मार्केट के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर पैसा कमाना चाहते हो तो जोखिम से मत डरो। मैं कोई सेबी अप्रूव्ड ब्रोकर नहीं हूं, तो मेरे पास अधिकार नहीं है किसी को राय देने का, ना मैं राय दे रहा हूं। मैं तो जो एक अध्यापक के रूप में अपना अध्ययन है वो आपको किताबों के अनुसार बता रहा हूं, जो मैंने देखा है वो बता रहा हूं। अब मार्केट पैनिक की सिचुएशन में है, जैसे ये सब प्राइम क्राइसिस में और कोविड में था। अभी तक नहीं घबराए हो तो अब मत घबराओ, बैठे रहो, चुपचाप बैठे रहो। लेकिन आपकी अवधि कितनी है? अगर आप 5-10 साल तक इन्वेस्ट रह सकते हो, पैसे की तुरंत आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, लगे रहो, मत डरो, बढ़ा दो, बल्कि इन्वेस्टमेंट अभी नहीं बढ़ाओ, धीरे धीरे एसआईपी में इन्वेस्टमेंट बढ़ाते चले जाओ। जैसे एसआईपी में सिस्टमेटिक प्लान, जिसमें कहते हैं हर महीने पैसे लगाओ, जब मार्केट गिरे तो बढ़ा दो और जब मार्केट बढ़े तो गिरा दो, ये भी सिद्धांत से आप पैसा कमा सकते हो। तो शेयर मार्केट में ये होता रहेगा, लेकिन जो खतरनाक बात है वो ये है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन भारत के शेयर मार्केट से लगातार पैसा निकाल रहे हैं और भारत के इंस्टीट्यूशन मार्केट को लगातार संभाल रहे हैं। फ्राइडे को, मतलब कल
मार्केट में 7,000 करोड़ रुपए के एफआईज ने शेयर बेचे और भारत के इंस्टीट्यूशन ने 7,000 करोड़ का माल खरीदा, तब मार्केट 2% गिरा। अगर भारत के शेयर मार्केट इंस्टीट्यूशन ने न खरीदा होता तो मार्केट 5% गिर जाता, क्योंकि हमारा आपका पैसा शेयर मार्केट में लगा हुआ है, क्योंकि म्यूचुअल फंड और एलआईसी और ये जो इन्फॉर्म पेंशन स्कीम का पैसा है ये जा रहा है, वो मार्केट को संभाले हुए हैं। तो शेयर मार्केट एक जोखिम का खेल है, इसमें लोग तेजड़िए मंदड़िए पैसे बनाते हैं। उसको ज्यादा समझने का प्रयास मत करो, ज्यादा विश्लेषण मत करो, चुपचाप दम साध के बैठे रहो या शेयर मार्केट में मत घुसो। लेकिन अगर घुसे हो तो ब्लड प्रेशर को मत बढ़ाओ, आनंद से पैसा लगाते रहो, लंबी अवधि तक लगाते रहो और आपको मार्केट में जो रिटर्न मिलेगा उससे आपके बुढ़ापे के खर्चे निकल जाएंगे। जितनी कम उम्र में शुरू करो उतना बेहतर है। लगातार लगाते रहो, जो मार्केट गिरे तो बढ़ा दो, जो मार्केट बढ़े तो घटा दो और 30-40 साल का इन्वेस्टमेंट करो, जिससे बुढ़ापे में पैसे की कोई कमी ना हो। बिल्कुल, शेयर मार्केट की ये जो स्थिति है वर्तमान समय में, वो बहुत यूजफुल जानकारी है हमारे दर्शकों के लिहाज से, जो लोग भी शेयर मार्केट में निवेश करते हैं। हालांकि जोखिम बहुत होता है, पर बहुत ध्यान से इन चीजों को समझ करके समझदारी से काम करिए, आपका भविष्य भी सुरक्षित रहेगा और बेहतर भी रहेगा। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए इन तमाम मुद्दों पर। थैंक यू सो मच।